हेलो दोस्तों, मैं आरपी सिंह। पिछली बार हम डिस्कशन कर रहे थे जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं के बारे में। पिछली क्लास में इन दो प्रारंभिक अवस्थाओं को डिस्कशन हमने किया था। आज उसी से आगे की दोनों अवस्थाओं की हम बात करेंगे दोस्तों। पिछली अवस्थाओं में क्या जाना था कि पहली अवस्था संवेदी पेशी अवस्था थी, जो 0 से लेकर 2 वर्ष तक बालक में होती है। यहाँ पर बालक जो कुछ भी जानता है, जो कुछ भी सीखता है, जो कुछ भी उसके संज्ञान में बनता है, वह केवल संवेदनाओं के माध्यम से या फिर ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से ही बनता है। इसके अतिरिक्त वह किसी चीज़ को स्वीकार नहीं करता। वह स्वयं के अलावा किसी चीज़ को स्वीकार नहीं करता। जो उसके सामने होता है, प्रत्यक्ष दर्शनीय होता है, उसे ही वह मानता है, बाकी चीज़ों को वह नहीं मानता है। इस प्रकार की संवेदी पेशी अवस्था जो संज्ञानात्मक विकास की पहली अवस्था थी। फिर हमने दूसरी अवस्था को समझा था, जो 2 से लेकर 7 वर्ष तक की अवधि को जीन पियाजे ने निर्धारित किया है। यहाँ पर बालक थोड़ा बड़ा हो जाता है, बालक में भाषा का निर्माण होने लगता है, विचारों का निर्माण होने लगता है, वह प्रतीकों का प्रयोग करने लगता है। और इसके अलावा इस पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बालक में वस्तु स्थायित्व भी आने लगता है। वस्तु स्थायित्व में क्या है, जो चीज़ सामने नहीं है लेकिन उसका अस्तित्व है, इस बात को वह मानने लगता है। इससे पहले इस बात को वह नहीं मानता था। हमने वहां पर देखा कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बालक में सेल्फ सेंटरिज्म होता है, वह ईगोसेंट्रिज्म होता है, स्वयं के विचारों को ही मानता है, स्वयं के अस्तित्व को ही स्वीकारता है, दूसरों के विचारों को समझने की क्षमता उसमें नहीं होती है। इसके अतिरिक्त हमने वहां जाना था कि बालक जो होता है, उस बालक में सभी चीज़ों को अपने जैसे मानने की प्रवृत्ति होती है। जैसे वह स्वयं सजीव है, ऐसे ही अन्य चीज़ों को भी वह सजीव मानता है। तो सजीव चिंतन या जीववाद इसको कहा था जीन पियाजे ने, हमने यह भी जाना था। उसके साथ साथ हमने पिछले क्लास में जाना था कि बालक में कंजर्वेशन की टेंडेंसी होती है, संरक्षण की प्रवृत्ति होती है। इसमें बालक क्या करता है कि बालक में जिस चीज का, जिस प्रारूप का की संरचना बन जाती है, उसे ही वह स्वीकारता है। उसमें यह क्षमता, यह समझ नहीं बनती है कि उस प्रारूप के अतिरिक्त किसी दूसरे प्रारूप में भी वही मात्रा है, वही स्थिति है, तो वह स्वीकारनी चाहिए या वह दोनों बराबर है, यह बालक स्वीकार नहीं करता है। जैसे एग्जाम्पल देके मैंने आपको समझाया था कि एक जूस का गिलास है, अगर उसी क्वांटिटी को किसी दूसरे चौड़े बर्तन में डाल दिया जाए, बोवेल में डाल दिया जाए, तो बच्चा उसको लेने से मना कर देता है, क्योंकि बालक को ऐसा लगता है कि वह जो ज्यादा बड़ा गिलास था ना, उसमें ज्यादा क्वांटिटी थी, इसमें क्वांटिटी कम हो गई है। तो इस प्रकार की कुछ संज्ञानात्मक क्षमताएं, प्रवृत्तियां बालक के व्यवहार में 2 से लेकर 7 वर्ष में दोस्तों प्रतीत होती हैं, जिसे पियाजे ने कहा था पूर्व संक्रियात्मक अवस्थाएं। अब आगे की ओर चलते हैं। पियाजे की तीसरी अवस्था संज्ञानात्मक विकास की अवस्था, जिसे उन्होंने कहा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। बालक जब 7 वर्ष से आगे आ जाता है, तो 7 से लेकर 11 वर्ष की जो आयु होती है बालक की, उत्तर बाल्यावस्था या मध्य बाल्यावस्था, इसे जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की तीसरी अवस्था नाम दिया है। जहां बालक में अब पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की तुलना में कुछ संज्ञानात्मक शक्तियों का थोड़ा उच्च स्तरीय विकास हो गया है। अब वह मूर्त वस्तुओं के साथ चिंतन मनन करने लगा है। अब तक जो उसके मस्तिष्क के विचार थे, वह विचार केवल शरीर के द्वारा होने वाली चीज़ों के साथ ही संबंध थे, शरीर से ही उन चीज़ों का वास्ता था। लेकिन अब यह विचार प्रतिस्थापित हो जाते हैं मूर्त वस्तुओं के साथ। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, बालक में जो विचार की क्षमता थी, जो विचार करता था, बालक संज्ञान में जो संरचनाएं बनती थी, अब तक वह केवल शरीर के साथ थी, शरीर से जुड़ी हुई थी। लेकिन अब शरीर से यह प्रतिस्थापित होती है वैचारिक प्रक्रिया, और कहाँ पहुंचती है, मूर्त वस्तुओं के साथ पहुंचती हैं। मूर्त वस्तुओं के साथ बालक विचार करना शुरू करता है, मूर्त वस्तुओं के माध्यम से सोचना शुरू करता है। इसलिए इस अवस्था को कहा जाता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, क्योंकि बालक में अब मूर्त वस्तुओं को लेकर, मूर्त चीजों को लेकर संक्रियाएं बनना प्रारंभ हो जाती हैं दोस्तों। तो देखते हैं किन किन विशेषताओं के कारण, किन किन व्यवहार में प्रदर्शित होने वाली गतिविधियों के कारण पियाजे ने इस अवस्था को संज्ञानात्मक विकास की तीसरी अवस्था कहा है। अवधि 7 से 11 वर्ष, जैसा कि मैंने आपसे डिस्कशन किया, बालक किसी भी विषय को प्रत्यक्ष रूप से देखकर सीखता है। प्रत्यक्ष रूप से देखकर सीखता है। क्यों है ऐसा? क्योंकि मूर्त वस्तुओं को यहाँ पर
महत्व देता है एवं बालक में अंतर करने, तुलना करने, समानता असमानता बताने आदि की क्षमताओं का विकास हो चुका होता है। ऐसा क्यों हो रहा है दोस्तों? क्योंकि जब मूर्त वस्तुओं की संक्रिया बच्चों में बन रही है तो मूर्त वस्तुओं से संबंधित चीजें भी उसमें बनने लगती हैं। क्या बनने लगती हैं कि कौन सी चीज छोटी है, कौन सी बड़ी है, अगर अलग अलग करेंगे तो पहले क्या आएगी, उसके बाद क्या आएगी। तो इस तरह से तुलना करने, अंतर करने, इस तरह की संक्रियाएं बालक में बनने लगती हैं। कौन सी अवस्था में? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। और यहाँ पर बालक मूर्त वस्तुओं के माध्यम से सीखता है, जो प्रत्यक्ष में है उसी के माध्यम से सीखता है। इससे पहले तो किससे सीख रहा था? पहले ज्ञानेंद्रियों से सीख रहा था, फिर शरीर के माध्यम से अनुकरण से सीख रहा था, लेकिन अब केवल मूर्त वस्तुओं के माध्यम से सीख रहा है। इसीलिए इस अवस्था के जो बालक होते हैं कौन सी क्लास में होंगे? 7 से 11 वर्ष। तो यूं कहें पहली दूसरी से लेकर आगे 6-7 तक के जो बालक होते हैं, प्राइमरी के जो बालक होते हैं, इन प्राइमरी के बालकों को सिखाने के लिए बहुत ज़्यादा टीएलएम का या टीचिंग लर्निंग मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है। मूर्त वस्तुएं बहुत सारी सहगामी गतिविधियां कक्षा में आयोजित की जाती है। क्यों की जाती हैं? क्योंकि बालक के सीखने का यहाँ पर तरीका कैसा है? मूर्त वस्तुओं के माध्यम से सीखता है दोस्त। यहाँ पर अगर हम बालक को मान लीजिए पृथ्वी की संकल्पना सिखाना चाहते हैं, पृथ्वी के बारे में जानकारी देना चाहते हैं, तो हम ऐसे मौखिक पृथ्वी की बातें करके बालक के मस्तिष्क में पृथ्वी की संकल्पना नहीं बना सकते हैं। हमें क्या करना पड़ेगा? ग्लोब दिखाना पड़ेगा बच्चे को, और ग्लोब के साथ पृथ्वी को कोऑर्डिनेट करते हुए हम समझाएंगे तो थोड़ी थोड़ी संरचना बनेगी बालक में। लेकिन बनेगी किसके माध्यम से? ग्लोब के माध्यम से, क्योंकि मूर्त वस्तुएं जो प्रत्यक्ष में हैं उन्हीं को देखकर वह सीखता है। इस तरह की संज्ञानात्मक क्षमता कहां पाई जाती है? संज्ञानात्मक विकास की तीसरी अवस्था मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। उत्क्रमणीयता, पलटकर सोचने की योग्यता का विकास बालक में हो जाता है। देखिए, उत्क्रमणीयता का मतलब हो गया आपने बालक को जो कहा, एक तो उसको हूबहू नकल कर ले, उसकी कॉपी कर ले, उसके बारे में कोई इफेंट बट ना करें, तो वो तो हो गया अनुकरण, जो पिछली अवस्था में था। लेकिन यहां अनुकरण से थोड़ा आगे बढ़ जाता है और किसी भी चीज पर पलटकर सोचता है। आपने कोई भी काम कहा, कोई भी गतिविधि करने के लिए कहा, किसी भी चीज के लिए उसको कहा, तो वह सोचता है कि मुझे क्यों करूं, क्या कैसे करूं, क्या है, उसके बारे में पुनः विचार बनता है। इस तरह की क्षमता बालक में यहां बन जाती है, कहते हैं उत्क्रमणीयता, पलटकर सोचने की क्षमता। विचारों में विलोमीयता आने लगती है। विलोमीयता का मतलब होता है बच्चा जो है चीजों को अपोजिट तरीके से भी सोचना शुरू करता है, विलोम तरीके से, विपरीत तरीके से भी सोचना शुरू कर देता है। लेकिन इससे पहले की अवस्था में बालक में यह क्षमता नहीं होती है। आगे चलें, केंद्रीकरण की प्रवृत्ति, कंजर्वेशन या संरक्षण की प्रवृत्ति का प्रदर्शन इस अवस्था बालक प्रारंभ कर देता है। केंद्रीकरण या संरक्षण का मतलब क्या हो गया? यहां पर बालक जो है, बालक में सोचने का जो तरीका होता है वो केंद्रीकृत होता है, कंजर्वेशन वाला होता है। कैसे है, थोड़ा आगे में इस पे बात करेंगे, पहले अगले बिंदु को देखते हैं। तार्किक चिंतन प्रारंभ हो जाता है, लॉजिकल थिंकिंग यहां पर शुरू हो जाती है। देखिए, विचार पिछली अवस्था में बन रहे थे लेकिन ये मौलिक विचार थे। अब यहां पर क्या हो रहा है? विचारों में लॉजिक आ रहा है, तर्क आ रहा है। आपने बच्चे से कहा स्कूल जाओ, अब वो कहता नहीं मुझे स्कूल नहीं जाना, उसका मन कर रहा है स्कूल नहीं जाने का, तो अब वो स्कूल नहीं जाने के लिए बहाना बनाएगा, अपना तर्क देगा कि मुझे इसलिए स्कूल नहीं जाना है। तो अब बालक में तर्क देने की क्षमता बन रही है, उसमें तार्किकता बन रही है, और उसका जो चिंतन होता है, समस्याओं के समाधान करने के लिए जो विचार मस्तिष्क से बनते हैं वो तर्क के साथ, लॉजिक के साथ बनना शुरू हो जाते हैं। तो यह तार्किक चिंतन भी यहाँ पर प्रारंभ हो जाता है। बच्चा मूर्त घटनाओं के संबंध में युक्ति संगत तर्क न कर सकता है। मूर्त घटना का मतलब जो उसने सामने देखा, वो स्कूल से घर आ रहा है, उसने किसी एक्सीडेंट को देखा, तो एक्सीडेंट देखने के बाद वह इस घटना के बारे में एक कल्पना बना लेता है। क्या कल्पना बना लेता है? कि इस एक्सीडेंट में जिसका एक्सीडेंट हुआ है यह दाएं था कि बाएं था, इसकी गलती है या नहीं है, सामने वाला व्हीकल किस तरफ से आया था, यह किस तरफ से जा रहा होगा, कैसे घटना घटी होगी, इस तरह के विचार बालक में बन जाते हैं। लेकिन किसके आधार पर? चीजें प्रत्यक्ष में होनी चाहिए, सामने मूर्त रूप में होनी चाहिए, उसी के ऊपर बनेगा तर्क वितर्क, नहीं तो उसमें तर्क नहीं बनेगा। बच्चा मूर्त वस्तुओं के संबंध में युक्ति संगत तर्क ना कर सकता है, उसमें रीजनिंग बन सकती है, लॉजिकल रीजनिंग बन सकती है, लेकिन कैसे? जब चीजें सामने हो, मूर्त के साथ ही होगा, अमूर्त के साथ में नहीं होगा। आगे चलते हैं। वस्तुओं को विभिन्न समूह में वर्गीकृत कर सकता है, उसमें सीरियल ऑर्डरिंग की भी क्षमता आ जाती है।
छोटी से बड़ी के सीक्वेंस में, बड़ी से छोटे के सीक्वेंस में, गोल चीज़ों को एक साथ, चौकोर चीज़ों को एक साथ, ये सीक्वेंस वाली क्षमता बालक में यहाँ पर आ जाती है। तो मैथमेटिक्स में आप देखते हैं कई सारे इस तरह की ज्यामितीय आकृतियाँ या उनसे जुड़ी हुई संकल्पनाएं बच्चों को हम सिखाना शुरू कर देते हैं, जो सीक्वेंशियल जमाने के ऑर्डर के साथ में संबंधित होती हैं या इस तरह की समस्याओं से जिनका संबंध होता है। अगली, वस्तु की मानस प्रतिमाओं पर प्रतिवर्तनीय मानसिक क्रियाएं करने में बालक की क्षमता हो जाती है, बालक सक्षम हो जाता है। वस्तु की मानस प्रतिमाओं, देखो मानस प्रतिमाओं का मतलब क्या हो गया, जो सामने है, प्रत्यक्ष में है, ऐसी चीजों के लेकर, जो सामने प्रत्यक्ष में चीजें हैं उनको लेकर प्रतिवर्तनीय मानसिक क्रियाएं करने में सक्षम हो जाता है। तो उनके संबंधित विचारों की क्षमता बालक में बन जाती है। जो चीजें सामने मूर्त में हैं उनके बारे में सोचना, उनके विपरीत, उनके बारे में उनके साथ विचार करने की क्षमता बालक में बन जाती है। इसे कहा जाता है कि बालक में मानस प्रतिमाओं पर प्रतिवर्तनीय मानसिक क्रियाएं करने की क्षमता बन जाती है। मूर्त संक्रियाएं भी प्रतिक्रमणीय मानसिक क्रियाएं हैं, इसको बोलते हैं रिवर्सिबिलिटी। देखिए कैसे, प्रतिक्रमणीय मानसिक क्रियाएं, तो प्रतिक्रमणीयता की क्षमता बालक में बन जाती है और इसे कहा जाता है रिवर्सिबिलिटी। देखो रिवर्सिबिलिटी क्या होता है, प्रतिक्रमणीयता या रिवर्सिबिलिटी का मतलब होता है कि बालक में अभी सोचने की जो क्षमता है, उसमें जो लॉजिकल थॉट है, तर्कना है, ये रिवर्सेबल हो जाती है। कैसे, एक प्रयोग यहां पर किसी ने किया था, उसके माध्यम से ये कंटेंट, ये टॉपिक निकल के आया है। वहां पर क्या था कि गीली मिट्टी की एक बॉल थी, उस बॉल को बेलन के द्वारा लंबी पट्टी के रूप में बना दिया गया, उसी के बराबर एक और बॉल जो गीली मिट्टी के हैं उसको साथ में रखा गया। बच्चे से पूछा गया कि एक बॉल जो प्रत्यक्ष में आपको दिख रही है, दूसरी ये पट्टी जो गीली मिट्टी की बनी हुई है, दोनों में से किसमें मिट्टी की मात्रा ज्यादा है। तो यह सवाल जब छोटे बच्चों को पूछा गया तो आप बताओ छोटे बच्चे का आंसर क्या होगा। छोटे बच्चे का आंसर होगा कि जो बॉल के रूप में मिट्टी है इसमें मात्रा ज्यादा है मिट्टी की, और इस जो पट्टी बनी हुई इसमें मात्रा मिट्टी की कम है। क्यों बालक ने ऐसा कहा, क्योंकि बालक में अभी रिवर्सेबिलिटी नहीं है, रिवर्सेबल थिंकिंग उसकी नहीं बनी है, उसके विचारों में प्रतिक्रमणीयता नहीं है। लेकिन यही क्वेश्चन जब 8-9 साल के बच्चे से पूछा जाता है, 7 से 11 वर्ष के बालक के से पूछा जाता है, तो 7-8 वर्ष का बालक इन दोनों चीजों को देखकर बोलता है, एक बॉल जो सामने दिख रही है, एक बॉल की जो बेलन से पट्टी बना दी गई है, उसको देख के बोलता है कि दोनों में मिट्टी बराबर है। ऐसा बालक ने क्यों कहा? ऐसा बालक ने इसीलिए कहा कि बालक ने तुरंत अपने विचारों में एक कल्पना बना ली, उसने इमेजिनेशन कर लिया किसका, कि ये जो पट्टी दिख रही है पहले ये भी बॉल की जैसे होगी, इसको बेलन से लंबा कर दिया गया है, और क्योंकि इसकी मोटाई लगभग इतनी है कि इसको इकट्ठा करके गोल बनाया जाएगा तो इस बॉल के बराबर ही ये मिट्टी हो जाएगी। तो बालक यहां कहता है कि दोनों ही जो आकृतियां हैं, दोनों वस्तुएं हैं जो मूर्त में दिखाई दे रही हैं, इन्हीं में मिट्टी की मात्रा बराबर होती है। इस तरह की मानसिक क्षमता को, संज्ञानात्मक क्षमता को कहा जाता है बालक की प्रतिक्रमणीयता, रिवर्सिबिलिटी। जैसे एक मिट्टी की गेंद को जमीन पर फैला दिया जाता है तथा वैसे ही दूसरी गेंद अपने मूल रूप में है। जब बालक से यह पूछा जाता है कि किसमें मिट्टी की मात्रा ज्यादा है, तो 7-8 साल का बालक जो है जवाब देता है कि दोनों में ही मिट्टी बराबर है। जब इस तरह की क्षमता बालक में बन जाती है तो इसका मतलब बालक में जो मूर्त वस्तुएं हैं उनके बारे में, उनके क्षेत्र के बारे में, उनकी संख्या के बारे में, उनके वजन के बारे में भी थोड़ी बहुत जानकारी या थोड़ी बहुत क्षमताएं बालक में बन जाती हैं। बालक समय को लेकर समझ जाता है, समय के संप्रत्य को वह समझ जाता है, क्षेत्र की कौन सी चीज, ये बॉल इस थैली में आएगी कि नहीं आएगी, ये किताब इस बैग में आएगी कि नहीं आएगी, किताब बड़ी है कि बैग बड़ा है, इस तरह की क्षेत्र को लेकर जानकारियां, संख्या, क्वांटिटी, इन सब संकल्पनाओं को बालक समझने लगता है तथा जैसे जैसे बड़ा होता है आगे 10-11 वर्ष की आयु तक इन सब का अनुप्रयोग भी अपने दैनिक जीवन की गतिविधियों में करना शुरू कर देता है दोस्तों। तो इस प्रकार बालक जो पिछली अवस्था में, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में केवल शारीरिक विचारों से ही अपने आप को विकसित कर रहा था, शरीर के साथ ही उसका संबंध था, अब इस अवस्था में शरीर से आगे बढ़ते हुए मूर्त वस्तुओं के साथ उसके विचार बनने लगते हैं और अन्य सारी क्षमताएं उसमें विकसित होने लगती हैं दोस्तों।
अब बालक जब थोड़ा और बड़ा होता है और आगे विकसित होता है तो और बड़ा होने के साथ साथ उसकी मानसिक क्षमताएं बढ़ रही हैं, उसकी संज्ञानात्मक क्षमताएं बढ़ रही हैं, उसमें जो निहित योग्यताएं जन्मजात उसको मिली हैं उनको वातावरण से अवसर मिल रहे हैं और वो एक्सप्लोर हो रही हैं। अब बालक परिपक्वता की ओर है। जब यह बालक का मानसिक विकास परिपक्वता की ओर है, मस्तिष्क परिपक्वता की ओर है, तो संज्ञानात्मक क्षमताएं भी परिपक्वता की ओर होती हैं। और जब बालक लगभग परिपक्वता की ओर होता है तो जीन पियाजे ने उसको संज्ञानात्मक विकास की चौथी अवस्था कहा है और उस चौथी अवस्था का नाम है दोस्तों औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। इसे अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी कहा जाता है, एब्स्ट्रैक्ट ऑपरेशनल स्टेज भी इसको कहा जाता है। यह शुरू होती है जहां पिछली वाली अवस्था खत्म हुई थी, अर्थात 11 वर्ष से लेके 14-15 वर्ष तक इसको माना जाता है, क्योंकि 14-15 वर्ष तक लगभग बालक का मस्तिष्क पूर्ण विकसित हो जाता है, उसकी मानसिक क्षमताएं बन जाती हैं। तो किशोरावस्था की जो यह संज्ञानात्मक विकास की अवस्था है चौथी वाली, इसमें जीन पियाजे क्या कहते हैं कि बालक अब जो पहले मूर्त वस्तुओं के साथ विचार बन रहा था, मूर्त वस्तुओं के ऊपर चिंतन मनन कर रहा था, उसकी रीजनिंग जो है वो कंक्रीट थिंग्स के साथ में थी, अब यह इतना विकसित हो गया है कि जो चीज मूर्त उसके सामने नहीं है उसके बारे में भी वह विचार बना सकता है, उसके बारे में भी वह तर्क वितर्क कर सकता है। तो अब बालक की बुद्धि इतनी विकसित हो गई है कि बुद्धि तर्क वितर्क करने लगती है, चिंतन मनन करने लगती है। और ये सारा का सारा तर्क वितर्क चिंतन मनन मूर्त तो होता ही है, लेकिन साथ में अमूर्त भी होने लगता है। तो वह अवस्था जिसमें बालक अमूर्त चिंतन करता है, ऐसी चीजें जो उसके सामने नहीं है उनके बारे में भी उसके मस्तिष्क में संक्रियाएं बनती हैं, ऑपरेशंस क्रिएट होते हैं। ऐसी क्षमता बालक में जब आ जाती है, वह किशोरावस्था होती है, वह मानसिक विकास की पूर्णता की अवस्था होती है, वह 14-15 वर्ष की अवस्था होती है जहां मस्तिष्क पूरा बन चुका होता है, और वही जीन पियाजे की चौथी अवस्था जिसे कहा है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। देखते हैं, मानसिक विकास की सर्वोच्च अवस्था है। सर्वोच्च क्यों है? मैंने कहा सभी चीजें पूर्ण हो गई इसलिए सर्वोच्च अवस्था है। इसके बाद आगे की उम्र में जो बालक होता है, अब तक क्षमताएं जो विकसित की हैं इन्हीं के साथ आगे नए नए अनुभव सीखता है, नई नई स्थितियों को मस्तिष्क में धारण करता है, अन्यथा क्षमताएं यहीं तक पूरी उसकी बन चुकी होती हैं। इस अवस्था में बालक की बुद्धि तर्क वितर्क करने लगती है, चिंतन मनन करने लगती है एवं जटिल समस्याओं के समाधान की योग्यता बालक में उत्पन्न हो जाती है। अब ऐसी समस्याएं जो सामने नहीं है उनके बारे में बालक चीजों को जानने लगता है, समस्याओं का समाधान करने लगता है। बालक की संप्रत्य निर्माण अर्थात विचार बनाने की योग्यता का सर्वोच्च विकास हो जाता है। कॉन्सेप्ट मैपिंग, संप्रत्य निर्माण का मतलब कॉन्सेप्ट मैपिंग। क्या होता है कॉन्सेप्ट मैपिंग? देखिए, संप्रत्य निर्माण का अर्थ होता है फ्रेंड्स कि जो चीज हमारे सामने नहीं है उसके बारे में भी एक संप्रत्य बन जाना। कैसे? अभी हम जीन पियाजे की विकासात्मक अवस्थाओं को सीख रहे हैं। मैंने पहली अवस्था आपके साथ डिस्कशन की, फिर दूसरी, फिर तीसरी, भी चौथी अवस्था पे बात कर रहे हैं। ये तीनों अवस्थाएं जिनको हमने चर्चा कर ली हैं, वो तीनों अवस्थाएं आपके मस्तिष्क में एक जानकारियों के समूह के रूप में बन गई। आपने 2-3 बार वीडियो को सुना, थोड़ा पढ़ा, समझा, अब आपके मस्तिष्क में एक कॉन्सेप्ट बन गया। क्या बन गया? कि जब भी बहुत छोटा बालक आपको दिखाई देगा, आप समझेंगे यह बालक केवल ज्ञानेंद्रियों से ही ज्ञान प्राप्त कर रहा है, संवेदी पेशी अवस्था का बालक है। थोड़ा बड़ा बालक आप देखेंगे तो संबंधित अवस्था आपके मस्तिष्क में आ जाएगी। इसका मतलब जीन पियाजे की संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं का कॉन्सेप्ट आपके मस्तिष्क में बन गया है। तो ये होता है संप्रत्य निर्माण, ये होता है कॉन्सेप्ट मैपिंग। तो ये जो कॉन्सेप्ट बनता है मस्तिष्क में दोस्तों, ये कब बनता है? जब बालक 11 वर्ष से ज्यादा और 15-16 वर्ष के बीच में ये क्षमता उसमें बन जाती है, अर्थात औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में ये क्षमता बालक में बन जाती है। उसके अलावा विचार बनाने की सर्वोच्च योग्यता यहां पर आ जाती है। बालक अमूर्त चिंतन करता है, अतः इसे अमूर्त चिंतन की अवस्था भी कहते हैं। अमूर्त चिंतन मैंने आपको बताया कि जो चीज सामने नहीं है, मूर्त रूप में नहीं है, उसके बारे में भी सोच लेना अमूर्त चिंतन होता है। जैसे अभी आप मेरे साथ डिस्कशन कर रहे हैं, हम जितनी भी चीजों की चर्चा कर रहे हैं वो सारा का सारा जो विषय है, कंटेंट है, कैसा है? अमूर्त है,
सामने थोड़े ना कुछ दिखाई दे रहा है। मैंने जितनी चर्चा आपके साथ की, जितने एग्जाम्पल आपको दिए, उनमें से कुछ भी मूर्त मैंने आपको सामने प्रत्यक्ष नहीं दिखाया। आपको प्रत्यक्ष में क्या दिख रहा है? सिर्फ मेरा फिजिकल स्ट्रक्चर दिख रहा है, मेरी साउंड आपको सुनाई दे रही है, लेकिन फिर भी मेरी बातों से, मेरे साउंड से, मेरे कंटेंट से जो मैं आपको डिलीवर कर रहा हूं, इन सब के माध्यम से आपके मस्तिष्क में संरचनाएं बन रही हैं। तो यह क्षमता कहलाती है अमूर्त संरचनाओं की क्षमता, अमूर्त चिंतन की क्षमता, जो मूर्त नहीं होने के बाद भी मस्तिष्क धारण कर पा रहा है। तो यह क्षमता बन जाती है किशोरावस्था में या फिर औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में। फ्रेंड्स, तर्क, जिज्ञासा, निरीक्षण आदि मानसिक शक्तियों का विकास बालक में हो जाता है। देखिए, तर्क का मतलब होता है, मैंने आपको बताया पीछे, लॉजिक जो होते हैं, किसी भी चीज को बताने के साथ उसके पक्ष में या विपक्ष में जो बात, तथ्य रखे जाते हैं, वो तर्क कहलाते हैं। यह तर्क ऐसे होते हैं जो वास्तविकता से संबंधित होते हैं और बालक, किशोर अपनी बात को मनवाने में सक्षम हो जाता है। जिज्ञासा, जानने की इच्छा को कहा जाता है। यह क्यूरियोसिटी हाईएस्ट लेवल पर यहाँ किशोर में विकसित हो चुकी होती है। निरीक्षण का मतलब होता है किसी भी चीज को देखकर उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना या उसके बारे में कुछ तथ्य जानना, जांचना, जो है वो निरीक्षण कहलाता है। तो यहाँ पर बालक में यह क्षमता भी बन जाती है। देखना अलग होता है, निरीक्षण करना अलग होता है। देखने में सिर्फ आपने देखा, उसके बारे में कोई जानकारी, कोई सवाल जवाब आप में आए कि नहीं आए जरूरी नहीं, लेकिन निरीक्षण में क्या होता है, आप जांचकर उसका अवलोकन करके उसके बारे में जानकारियां हासिल करते हैं। यह निरीक्षण कहलाता है। आगे चले, किशोर तर्क का अनुप्रयोग अधिक अमूर्त रूप से कर सकता है। तर्क तो पीछे भी थे, जहां लेकिन बालक मूर्त वस्तुओं को देखकर ही तर्क कर रहा था, लेकिन अब क्या कर रहा है, यह अपने तर्क का, अपने लॉजिकल का, अपनी लॉजिकल रीजनिंग का अमूर्त रूप से भी प्रयोग कर सकता है। अमूर्त रूप से कैसे? जैसे मान लीजिए, अभी मैंने आपको ये जीन पियाजे वाला कॉन्सेप्ट समझाया, आपको कोई चीज ऐसी लगती है जो रिलीवेंट नहीं है व्यवहार में, तो आप बोलेंगे नहीं सर, ये आप कह तो रहे हैं लेकिन ऐसा होता तो नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपके सामने ना वो घटना हो रही है, ना मैंने जो समझा है वो प्रत्यक्ष में है, लेकिन फिर भी आप में इस तरह की क्षमता बन गई कि आपने आपकी बात के साथ तर्क दे दिया कि सर जो आपने कहा ना ये फला चीज, ये इस तरह से व्यवहार में नहीं होती है, या फिर होती है तो कहेंगे हाँ सर ऐसा ही होता है, हमने इस चीज को महसूस किया है। तो चीज कुछ भी आपके सामने नहीं है, लेकिन फिर भी आप उसको, अगर उससे सहमत हैं तो उस संबंध में तर्क दे रहे हैं, सहमत नहीं है तो उस संबंध में तर्क दे रहे हैं। इस तरह की क्षमता कहां बनने लग जाती है दोस्तों? जीन पियाजे की विकासात्मक अवस्था अर्थात संज्ञानात्मक विकास की चौथी अवस्था में, जिसका नाम है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। आगे चलते हैं। अप्रत्यक्ष पथ समस्याओं का उपयोग करने लगता है। अप्रत्यक्ष पथ समस्याओं का मतलब क्या हो गया? पथ का मतलब रास्ता, तो रास्ते में आने वाली समस्याएं, रास्ते का मतलब कल को आने वाली समस्याएं। जैसे भी रीट का एग्जाम आप देंगे तो रीट का पेपर आपके सामने है, वह पथ समस्या है आपके सामने आने वाली है, और यह अप्रत्यक्ष अभी आपको दिखाई नहीं दे रही है। ऐसी समस्याओं के बारे में बालक जानने लगता है, विचार करने लगता है, सोचने लगता है। जैसे कि किशोर सोचता है कि परीक्षा आएगी, परीक्षा में मेरे साथ मैं पढ़ नहीं रहा हूं तो मेरे एग्जाम का रिजल्ट कैसा रहेगा, मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। तो प्रत्यक्ष में परीक्षा उसके सामने नहीं है, परीक्षा रूपी समस्या उसके सामने नहीं है, लेकिन फिर भी उसके बारे में चिंतन करता है, मनन करता है, सोचता है, उसके समाधान के बारे में अभी से वह तैयार हो जाता है। तो इस तरह की क्षमता भी कहां बन जाती है? किशोरावस्था में, अर्थात जीन पियाजे की चौथी अवस्था में। तो अप्रत्यक्ष पथ समस्याओं का उपयोग बालक करने लगता है। इस तरह की क्षमताएं बालक में बन जाती हैं। अगला महत्वपूर्ण व्यवहारात्मक क्षमता है इस अवस्था की परिकल्पनात्मक निगमनात्मक तर्कना, हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग। देखो दोस्तों, यहां बालक की जो बुद्धि है, इसका जो रीजनिंग लेवल होता है इस स्तर पर पहुंच जाता है कि वह निगमनात्मक तर्क करने लगती है बुद्धि उसकी, वह डिडक्टिव रीजनिंग की स्थिति में आ जाता है। डिडक्टिव रीजनिंग होती क्या है, एक बार देखिए। किशोर कार्य करने के संभावित तरीकों, क्या कार्य करने के संभावित तरीकों, कुछ चीजें वैसे हैं, वैसे ही क्यों हो रही हैं के बारे में सोचते हैं एवं क्रमबद्ध तरीके से समाधान को ढूंढते हैं। जीन पियाजे ने इस प्रकार की तर्कपूर्ण चिंतन को परिकल्पनात्मक निगमनात्मक तर्कना कहा है। कोई चीज जैसी है वैसी ही क्यों है, इसके बारे में वह तर्क वितर्क करता है, उसमें रीजनिंग देता है।
तो यह क्षमता बालक में बन जाती है। इसके अतिरिक्त किसी भी समस्या का समाधान क्रमबद्ध तरीके से वह सोचना शुरू कर देता है। क्रमबद्ध तरीके से समस्या के समाधान की ओर जाने की क्षमता उसमें आ जाती है, समस्या का समाधान करने की उसमें क्षमता आ जाती है। तो यह जो रीजनिंग उसमें विकसित हो रही है, यह जो क्षमता उसमें विकसित हो रही है, इसे कहा जाता है परिकल्पनात्मक निगमनात्मक तर्कना, हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग। आगे चलते हैं। किशोर वैकल्पिक नैतिक संहिता को जानते हैं, जिसमें विकल्पों की खोज करते हैं और इसके बाद एक व्यक्तिगत नैतिक संहिता का निश्चित करते हैं। देखिए दोस्तों, किशोर जो होता है ना, किशोर में आदर्श वाली बातें काफी ज्यादा होती हैं। आदर्शवादिता का वह समर्थक होता है और आदर्श बातों में बहुत रुचि लेता है। वो बोलता है ये चीज ऐसे होनी चाहिए, ऐसे होनी चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ जब बालक में आदर्शवादिता बन रही है, इसके साथ साथ जो आदर्श पर आधारित नैतिक नियम है, नैतिक धारणाएं हैं, मान्यताएं हैं, परंपराएं हैं, ये भी बालक समझने लगता है, बालक इनको जानने लगता है, स्वीकार करने लगता है। लेकिन इनके साथ बालक विकल्प भी तैयार करने की क्षमता बना लेता है। कैसे? मान लीजिए किसी बालक का मन करता है कि सिगरेट पीनी चाहिए। अब वो सिगरेट पीना चाहता है, लेकिन वह जानता है कि सिगरेट पीना बुरी बात है, ये नुकसान भी होती है, नुकसानदायक भी होती है। दूसरा, समाज में, परिवार में किसी को पता लगेगा तो वहां भी मुझे अच्छा नहीं कहा जाएगा, अच्छी बात नहीं, मुझे नहीं पीनी चाहिए। लेकिन फिर भी वह पीना चाहता है, तो क्या करेगा? अपनी तरफ से कोई ना कोई ऐसा तरीका वह ढूंढेगा जिस तरीके को आधार बनाकर वह अपनी इस इच्छा को पूरी करना चाहेगा। जैसे अगर वह सिगरेट पीना चाहता है तो वह क्या करेगा? वह कुछ लोगों को ढूंढेगा विचारों में। जैसे उसने देखा कि मेरे फला रिश्तेदार दूर के मामा जी सिगरेट पीते हैं, फिर सोचेगा वो फला जो डॉक्टर साहब है ना बच्चों वाले, वो भी सिगरेट पीते हैं, और वो मंत्री जी भी सिगरेट पीते हैं। तो वो क्या बोलेगा कि मेरे मामा जी जो दूर के हैं वो भी सिगरेट पीते हैं, फला डॉक्टर साहब भी सिगरेट पीते हैं, मंत्री जी भी सिगरेट पीते हैं, तो मुझे तो पीना ही चाहिए। तो यही क्या करा बालक ने? किशोर ने यहां पर एक नैतिक संहिता बना ली अपनी तरफ से, जो अपने द्वारा किए जाने वाले कार्य को स्वीकृति प्रदान करती है। इस तरह की क्षमता भी बालक में बन जाती है। उसे कहा जाता है कि किशोर वैकल्पिक नैतिक संहिता को जानते हैं क्या होता है, लेकिन उसे विकल्पों की खोज करते हैं, तरीका ढूंढ लेते हैं अपने हिसाब से अपने काम को पूरा करने के लिए, और इसके बाद एक व्यक्तिगत नैतिक संहिता का निश्चित करते हैं। व्यक्तिगत का मतलब खुद की अपनी तरफ से बना ली। मुझे क्यों सिगरेट पीनी है? क्योंकि मामा जी पीते हैं, डॉक्टर साहब पीते हैं, मंत्री जी पीते हैं, बस ये उसकी खुद की नैतिक संहिता बन गई। तो ये भी क्षमता बालक में यहां पर दोस्तों बन जाती है। किशोर तुलना एवं वर्गीकरण, कंपैरिजन और क्लासिफिकेशन करने लगते हैं। यहां पर देखो, कंपैरिजन क्लासिफिकेशन का मतलब पीछे भी था, लेकिन वहां मूर्त वस्तुओं के साथ में था। बालक छोटी बड़ी चीजों की तुलना पीछे भी कर रहा था, लेकिन मूर्त थी उनकी तुलना कर रहा था। अब चीजें सामने नहीं है, अमूर्त हैं, उन सबका भी क्लासिफिकेशन करने लगता है। अमूर्त चीजों को लेकर, संपत्तियों को लेकर, कॉन्सेप्ट्स को लेकर वह वर्गीकरण करने लगता है, तुलना करने लगता है, उनमें आपस में एनालिसिस, विश्लेषण, संश्लेषण, ये सब बालक करने लगता है। तो इस तरह की उच्च मानसिक क्षमताएं भी बालक में यहां पर विकसित हो जाती हैं। इसीलिए किशोरावस्था को संज्ञानात्मक विकास की सर्वोच्च अवस्था भी कहा जाता है दोस्तों। अब एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो जीन पियाजे के अतिरिक्त नैतिकता को लेकर किशोर में बनने वाली व्यवहार को प्रदर्शित करते हुए डेविड एल्काइड ने दिया है। डेविड एल्काइड क्या कहते हैं कि किशोर भी एक विशिष्ट प्रकार का अहकेंद्रित विकसित करता है, ईगोसेंट्रिज्म। ये जो ईगोसेंट्रिज्म है, हमने पीछे कहां पढ़ा था? जीन पियाजे ने कहां माना था? जीन पियाजे ने इसको पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में कहा था। लेकिन हमारे एल्काइड जो हैं, डेविड एल्काइड कहते हैं कि जो जीन पियाजे ने पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में ईगोसेंट्रिज्म या अहम केंद्रवाद की प्रवृत्ति बालक में बताई थी, ऐसी प्रवृत्ति, इसी के जैसी प्रवृत्ति ईगोसेंट्रिज्म वाली किशोर में भी प्रदर्शित होती है, किशोर में भी यह दिखाई देती है। और उसके दो घटक भी इन्होंने बताए हैं, देखते हैं आगे। जिसमें किशोर में अहम केंद्रवाद के दो घटक होते हैं। पहला होता है काल्पनिक श्रोता, इमेजिनरी ऑडियंस, और दूसरा होता है व्यक्तिगत दंत कथा, पर्सनल फेबल। देखो एल्काइड यहां पर क्या कहते हैं? एल्काइड का कहना यह है कि जो किशोर होते हैं ना, वो किशोर
बहुत ज़्यादा कल्पनाओं में रहते हैं, बहुत ज़्यादा अपने प्रति सेंटर्ड रहते हैं, अपने बारे में विचार करते हैं, तो वहाँ पर बालक में जो एक पहला घटक होता है, किशोर में जो पहला घटक होता है काल्पनिक श्रोता का, ऑडियंस, इमेजिनरी ऑडियंस का, इसमें बालक क्या मानता है कि जितना मेरे को मैं खुद महत्व देता हूं, जितना मैं अपने आप को लव करता हूं, पसंद करता हूं, दूसरे व्यक्ति भी मुझे उतना ही पसंद करते हैं, दूसरे व्यक्ति भी मुझे उतनी ही इंपॉर्टेंस देते हैं और दूसरे व्यक्ति भी मेरे बारे में ऐसे ही विचार रखते हैं जैसा मैं अपने बारे में रखता हूं। इस तरह का जो कॉन्सेप्ट किशोर के मन में होता है उसको एल्काइड ने कहा है काल्पनिक श्रोता, इमेजिनरी ऑडियंस। देखिए कैसे एक किशोर जो है वह ऐसा मानता है कि मेरी शर्ट पर एक स्याही का धब्बा लग गया है, तो मेरी शर्ट पर लगे स्याही के धब्बे को जिस तरीके से मैं उस पर ध्यान दे रहा हूं, जिस तरह की चर्चा मैं उसके बारे में कर रहा हूं, ऐसे ही चर्चा दूसरे व्यक्ति भी इसके बारे में कर रहे होंगे। तो यह क्या कहता है, अपने आप के बारे में जैसा मानता है दूसरे व्यक्ति भी इसके बारे में ऐसा ही मानते हैं, ऐसा कहता है काल्पनिक श्रोता के रूप में। और वह कल्पना करता है, कल्पना में ही सारी बातें सुनता रहता है खुद ही। एक और एग्जाम्पल देखिए, एक किशोर है, वह कॉलेज के सामने से निकल रहा है, उसी समय एक सुंदर लड़की उसके सामने से गुजरती है और उसको देखकर किशोर जो है ऐसा सोचता है कि अभी ये थोड़ी आगे जाएगी और सामने से एक कार आती है और कार इसकी तरफ बिल्कुल सीधी आ रही है, इसका ध्यान मोबाइल में है, ये मोबाइल में लगी हुई है और ये किशोर जो इसके पीछे चल रहा है ये दौड़ के उसको धक्का लगाता है, नीचे गिरा देता है और कार निकल जाती है। अब जब लड़की उठती है तो ये एकदम डर के मारे कांप रही है और ये बोल रही है कि थैंक्स, समझना, थैंक्स, तुमने बहुत अच्छा किया, तुम नहीं होते तो शायद आज मैं नहीं बचती और तुम ही मेरे लिए सब कुछ हो। मेरे मोबाइल नंबर ये है, चलो कहीं बैठ के चाय पीते हैं, हम बात करेंगे, क्यों ना हम दोस्ती करें, क्यों ना हम मैं आपके बारे में मेरे पापा मम्मी से बात करती हूँ। ये सारी की सारी चीजें बालक सोच रहा है, किशोर सोच रहा है, लेकिन ऐसा है तो कुछ भी नहीं। सिर्फ क्या है, इमेजिनरी ऑडियंस है, वह कल्पना में ही श्रोता बन रहा है। लड़की बोल रही है वो सुन रहा है, वो बोल रही है वो सुन रहा है अपने आप के बारे में, क्योंकि जैसा वो अपने आप के बारे में सोचता है, जैसा वो मानता है, वो यह जानकर बैठा रहता है कि सामने वाला भी मेरे बारे में ऐसा ही सोच रहा होगा। इस तरह की किशोर में जो प्रवृत्तियां होती हैं उसको एल्काइड ने कहा है काल्पनिक श्रोता। दूसरी, एल्काइड के अनुसार व्यक्तिगत दंत कथा, पर्सनल फेबल्स। देखिए पर्सनल फेबल्स में एल्काइड क्या कहते हैं कि किशोर जो होता है, किशोर ऐसा मानता है कि जैसा मैं हूं वैसा दुनिया में कोई दूसरा नहीं है, आई एम यूनिक। तो जैसे मैं सोचता हूं वैसे दूसरा नहीं सोचता, जैसे एहसास मुझे होते हैं वैसे दूसरे को नहीं होते, जिस तरीके से मैं परेशान हूं वैसे दूसरा परेशान नहीं है, जिस तरीके से मैं भविष्य को लेकर अवेयर हूं वैसे दूसरा नहीं है। इस तरह के विचार जो किशोर में बनते हैं उसे इन्होंने कहा है व्यक्तिगत दंत कथा, पर्सनल फेबल्स। देखिए कैसे, कई बार किशोरों को आपने सुना भी होगा, किशोर के सामने जब भी कोई समस्या आती है, या सिंपल मानो एक किशोर की अपनी गर्लफ्रेंड से लड़ाई हो गई, दोनों लड़ लिए, लड़ने के बाद दोनों कुट्टी हो गए, दोनों बात नहीं कर रहे हैं। अब इसको लेकर लड़का भी परेशान है और ये गर्लफ्रेंड भी परेशान है। तो गर्लफ्रेंड बहुत ज्यादा मानसिक परेशान है। अब इसकी मम्मी से बोलते बोले बेटा कल से अपसेट दिख रही है, क्या बात है? तो ये कुछ बोलने को तैयार नहीं, कुछ बताने को तैयार नहीं। क्या बोलती है कि जितनी परेशानी में मैं हूं, जितने कष्ट में देख रही हूं, ऐसे तुम्हें क्या पता, ऐसी परेशानी तुमने कभी नहीं देखी, तुम इस परेशानी को नहीं समझ सकते, तुम इस संकट को या इस दुख को महसूस नहीं कर सकते हैं। ऐसा क्यों बोल रही है ये किशोरी? ऐसा इसलिए बोल रही है कि वो मानती कि जैसा मैं महसूस कर रही हूं ऐसा मेरी मम्मी या कोई दूसरा व्यक्ति महसूस नहीं करता। इस तरह की जो विचार बालक में बनते हैं, किशोर किशोरियों में बनते हैं, उसे हमारे एल्काइड ने कहा है व्यक्तिगत दंत कथा, पर्सनल फेबल्स। तो दोस्तों, केवल आपसे ईगोसेंट्रिज्म पूछा जाए तो आपका आंसर होगा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, लेकिन स्पेशली एल्काइड का नाम देते हुए, इसका रेफरेंस देते हुए आपसे पूछ लेवे तो आपको वहां पर आंसर करना है किशोरावस्था या फिर हमारे जीन पियाजे की चौथी अवस्था। उसके अतिरिक्त आपसे अगर काल्पनिक श्रोता को लेकर सीधा क्वेश्चन पूछ लेवे तो यहां पर सीधा आंसर क्या होगा? किशोर होगा।
व्यक्तिक दंत कथा को लेकर सीधा आपसे पूछ ले तो आंसर क्या होगा? किशोर होगा। यहां तो कोई इश्यू नहीं है। ऐसा कोई घटना देके, कोई विचार देके, कोई स्थिति देके आपसे पूछे कि इस तरह की स्थिति कौन सी अवस्था में होती है या फिर यह कौन सा घटक है, तो भी उसका आंसर आपको किशोर के संदर्भ में ही देना है। केवल उस केस में जब आपका अहम केंद्रवाद या ईगोसेंट्रिज्म शब्द अकेला पूछे तो फिर हमें यहां पूर्व संक्रियात्मक अवस्था को आंसर करना है, क्योंकि वहां सीखने को लेकर पूर्व संक्रियात्मक अवस्था वाले बालकों में इस तरह के लक्षण व्यवहार में प्रदर्शित होते हैं। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार हमने जीन पियाजे के द्वारा संज्ञानात्मक विकास की चारों अवस्थाओं को जाना, और इन चारों अवस्थाओं को जानने के साथ साथ हमने संपूर्ण बालक छोटे से लेकर बड़ा अर्थात शिशुअवस्था से लेकर किशोरावस्था में किस प्रकार अपने मानसिक विकास को डेवलप करता है, सीखने की क्षमताओं को डेवलप करता है और लगातार अलग अलग लेवल पर अलग अलग आयु में सीखने के स्तरों को कैसे विकसित करता चला जाता है, इन सारी चीज़ों को हमने जाना दोस्तों। और इसे ही कहा जाता है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत या फिर जीन पियाजे का विकासात्मक सिद्धांत। और इस प्रकार बालक जो सीखता है, सीखने के जो तरीके होते हैं, इसे संज्ञानात्मक विचारधारा भी कहा जाता है। तो दोस्तों, आपको इन सारी चीज़ों को समझने के साथ, जैसा मैंने पिछली क्लास में आपसे कहा था कि संबंधित आयु के कोई भी बालक बालिका के साथ इन संप्रतियों को जोड़कर देखिएगा तो ज़्यादा ठीक से चीज़ें समझ में आएंगी। तो आज की बात हम यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए सीखते रहिए।